हेलो दोस्तों। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको न्यू टॉपिक, न्यू थिंकर कार्ल मैनहीम पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोगों ने जीएच मीट को पढ़ा था। जीएच मीट, जिन्हें अंतःक्रियावादी के जनक के रूप में जाना जाता है। जीएच मीट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि जीएच मीट ने किस तरह से अंतःक्रियावाद को हमारे समाज शास्त्र में प्रस्तुत किया। जीएच मीट के बारे में, जीएच मीट की कुछ पुस्तकें भी हैं। और जीएच मीट ने सबसे पहले समाजीकरण में मैं और मुझे का उदाहरण दिया है। मैं और मुझे का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उस सिद्धांत के बेस पे वो ज़्यादा फेमस हो गए हैं। मैं से मुझे तक पहुंचने में जो प्रक्रिया जो प्रक्रिया यूज होती है, यानी जो प्रक्रिया आती है सामने, वो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया है। यानी समाज शास्त्र में जब आप समाजीकरण टॉपिक पढ़ेंगे, तब आप जीएच मीट को पढ़ेंगे। जीएच मीट हमारे अंतःक्रियावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जीएच मीट हमारे बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। उन्हीं की जीएच मीट की व्याख्यावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कार्ल मैनहीम ने भी कुछ व्याख्यावादी दृष्टिकोण अपनाए हैं और दिया है उन्होंने। जैसे कि कार्ल मैनहीम ने दिया है कि अब आइए देखते हैं कि कार्ल मैनहीम हमारे कहाँ के जन्मे थे। उनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं उनके विचारों के बारे में। देखिए बच्चों, कोई भी जो थिंकर होता है या किसी के बारे में जब हम बताते हैं, तो सबसे पहले हमको ये बताना या ये जानना जरूरी होता है कि वो किस देश के रहने वाले थे, कहाँ से जन्म हुआ था, कहाँ उनके माता पिता थे, कहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, कौन सी उनकी थीसिस थी। तो इस तरह से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। क्योंकि जो यूजीसी नेट का पेपर होता है या पीजीटी का पेपर होता है, वो ये नहीं पूछता है कि जीएच मीड कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। मेन उनको जानना उनका जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने समाज शास्त्र में या जिस भी सब्जेक्ट में जो भी आइडियोलॉजी उन्होंने दिया है, वो आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी आइडियोलॉजी यूज की है उस शास्त्र में या समाज शास्त्र में। तो उस आइडियोलॉजी को हम ज़्यादा महत्व देते हैं और पूछा भी जाता है। यूजीसी नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, कोई भी अदरवाइज एग्जाम हो, सभी एग्जामों में किसी भी थिंकर की आइडियोलॉजी दी जाती है। उन्होंने समाज को क्या दिया, या उन्होंने उस सब्जेक्ट में क्या योगदान किया है, किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया है, इन सब के बारे में उसमें पढ़ने को मिलता है। तो आइए, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मीड के द्वारा जो भी कार्य किए गए, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, उनकी बुक्स थी, वो हम लोगों ने देखा। इसी तरह से हम कार्ल मैनहीम के बारे में भी जानेंगे कि कार्ल मैनहीम कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। इन सब के बारे में उन्हें जानेंगे, बस संक्षिप्त रूप से, यानी शॉर्ट तरीके से जानेंगे, ना कि लॉन्ग तरीके से जानेंगे। तो इस तरह से आइए देखते हैं व्हाट इज द थॉट ऑफ कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम की थॉट क्या थी, लेकिन सबसे पहले हम उनके थॉट को जानने से पहले उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं बच्चों। आइए देखते हैं उनका संक्षिप्त परिचय। कार्ल मैनहीम को सबसे पहले आप ये नोटिस करिए कि वो जर्मन के रहने वाले थे। जिस तरह से कार्ल मार्क्स थे और वेबर थे, उसी तरह से कार्ल मैनहीम भी जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मैनहीम का जन्म 1893 में वुडापेस्ट में हुआ था, यानी वुडापेस्ट यानी हंगरी में हुआ था। परंतु 1933 में वे जर्मनी के ब्रिटेन में जाकर बस गए। मैनहीम की प्रथम पुस्तक, यानी फर्स्ट उनकी जो बुक थी, वो क्या थी? सोशलॉजी ऑफ नॉलेज। यानी आप देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोशलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी बुक थी, किसकी बुक है, सॉरी, किसकी बुक है? तो आप लिखेंगे कार्ल मैनहीम का। लेकिन ये पूछा जाएगा कि ज्ञान के समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो भी आप यहाँ पर लिखेंगे ज्ञान के समाजशास्त्र का जनक कार्ल मैनहीम को कहा जाता है। आरंभ में उनकी रुचि दर्शन में थी, ज्ञान मीमांसा में थी, परंतु बाद में उनका विचार समाज विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गया।
उनका क्षेत्र और स्वरूप सीमाओं और विचार के लिए एक नए ढांचे की खोज की। उन्होंने एक नए ढांचे की खोज की। आइए देखते हैं कौन सा ढांचा है उन्होंने जो जिसकी खोज की। कार्ल मैनहीम का विचार है कि मैनहीम की प्रसिद्ध पुस्तक विचारधारा और कल्पना लोग, आइडियोलॉजी ने यूटोपिया उनकी दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक है सोशलॉजी ऑफ नॉलेज, दूसरी पुस्तक है आइडियोलॉजी इन यूटोपिया। इन दो पुस्तकों के लिए कार्ल मैनहीम ज्यादा ही फेमस है, ये समझ लीजिए। देखिए कोई भी थिंकर होता है, उसकी जानकारी क्या होती है, वो किस टॉपिक पे लिखना चाहता है। कुछ एक ही दो टॉपिक ही को लेकर वो थिंकर ज़्यादा फेमस हो जाता है। जैसे कि आप देखें कि मैकन पेज में मैकन पेज ने अनेक तरह की अवधारणाएं दी हैं, अनेक तरह के कथन कहे हैं, लेकिन अब प्रॉपर रूप से मैकन पेज को किसी विशेष सब्जेक्ट में उनका पूरा दिया नहीं जाता है कि मैकन पेज को आप पढ़िए, किंस्ले डेविस को पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, बोगार्ट्स को पढ़िए, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे थिंकर हैं जिनकी छोटी छोटी थॉट्स या उनके कथन या उनकी कुछ ऐसी बुक्स जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें कि जैसे माइकल पेज की सोसाइटी बुक, जो समाजशास्त्र का बाइबल भी कहा जाता है, जिसके लिए माइकल पेज ज्यादा फेमस है। लेकिन मैकन पेज इतने फेमस होने के बावजूद भी उनका कभी जीवनी नहीं पूछा जाता है, उनकी ज़्यादा बुक्स नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, उनके कुछ थॉट्स पूछे जाते हैं, शायद ही कुछ बुक्स पूछी जाती हैं, लेकिन कुछ बुक्स या एक दो बुक्स के लिए वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो इस तरह से मैकन पेज हुए, बोगार्ट्स हुए, किंस्ले डेविस हुए। तो इन सब के बारे में जो उन लोगों ने कथन कहे, छोटे छोटे कथन दिए हैं, अपने थॉट्स दिए हैं, एक दो बुक्स लिखी हैं, इस वजह से फेमस हो जाते हैं। लेकिन कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए होते हैं, उनके आधार पर उनको ज्यादा जाना जाता है। जैसे आप देखें अंतःक्रियावादी में मीड लीजिए, ब्लूमर लीजिए और इरविन गॉफमैन। तो इस तरह से आप देखें कार्ल मैनहीम पर भी है। तो अब कार्ल मैनहीम के विचारों पर हम आते हैं। इनकी विचारधारा है आइडियोलॉजी इन यूटोपिया, ये दो बुकों के लिए वो ज्यादा फेमस है। उन्होंने लिखा है कि विचारधाराएं वे मानसिक कल्पनाएं हैं जो किसी विशेष समाज की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए काम आती हैं। इसके विपरीत आदर्श व इच्छित स्वप्न है जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। एक ऐसे विपरीत आदर्श व इच्छित स्वप्न है जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध संघर्ष करने की, जैसे आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्या है? जैसे गरीब लोगों का जो थिंकिंग है, गरीब लोगों की जो थिंकिंग है वो यूटोपिया है। परंतु आइडियोलॉजी क्या है? जो अमीर लोग हैं समाज के, देखिए आप उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि समाज 100% लोग रहते हैं समाज में। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि समाज में 100% लोग रहते हैं, लेकिन 100% में केवल 80% लोग ऐसे रहते हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं और जिनके पास हर साधनों की कमी है, अभाव है। ठीक। और दूसरी तरफ से 20% लोग ऐसे रहते हैं जो कि 20% लोग ऐसे हैं जो कि ये अमीर हैं, जो समाज में जिनका नाम अधिक है। अब इस तरह से देखिए, इस तरह से हो गया जनसंख्या के आधार पर परसेंटेज में डिवाइडेशन। अब देखिए धन के आधार या संपत्ति के आधार पर मैं डिवाइडेशन करती हूँ। संपत्ति के आधार पर जो 80% लोग हैं उनके पास 20% धन या संपत्ति होती है, और जो 20% लोग हैं उनके पास 80% धन संपत्ति होती है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही ऐसी है। और इधर देखिए जो गरीब लोग हैं उनका यूटोपिया ही ऐसा है। तो इस तरह से आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के आधार पर इन्होंने समाज को दो विचारधारा के आधार पर जीते हुए देखा है। इसीलिए उन्होंने बताया है कि समाज जो है वो दो विचारधाराओं पर आधारित होती है। एक विचारधारा है यानी जिसे आइडियोलॉजी कहते हैं, दूसरा कल्पना लोग है जिसे कहते हैं यूटोपिया। तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, संसाधन विहीन हैं, जिसे सर्वहारा भी कहते हैं कार्ल मार्क्स के शब्दों में, उन्हें उनकी विचारधारा यूटोपिया है। और जो सर्वसंपन्न है, पूंजीवादी लोग हैं, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो विचारधारा जिसको वे आइडियोलॉजी कहते हैं, वो आइडियोलॉजी क्या है कि जो लोग ज्यादा अमीर हैं, अधिक धन संपत्ति व्यवसायी लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है कि जो एक गरीब लोग हैं उनकी गरीबी ऐसी ही बनी रहे जिससे उनका वर्चस्व कायम रहे। जैसे आपने देखा होगा एंटोनियो ग्राम्सी ने आधिपत्य की अवधारणा दी है। एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजुमनी की अवधारणा दी है
उन्होंने बताया है कि समाज में सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो ऊंचे ऊंचे पद पे आसीन हैं या समाज में उच्च कुल के हैं या उच्च पद पे आसीन हैं, प्रशासन में उच्च कुल के हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है? उन लोगों का आइडियोलॉजी है कि अपने से निम्न तबके या गरीब या जनता पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। तो इस तरह से ये विचारधारा कालमैनीम ने अपने तरीके से दिया है। देखिए, सभी थिंकर उसी चीज को, वही विचारधारा को अपने अपने शब्दों के माध्यम से अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे कालमैनी विचारधारा ही और कल्पना लोग किया है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी और सर्वहारा, यानी सर्व साधन संपन्न और ये सर्वहारा लोग। कार्ल मार्क्स ने कहा है। इसी तरह से हेजुमनी का अवधारणा किसने दिया है? आधिपत्य की अवधारणा एंटोनी ग्राम्सी ने दिया। उन्होंने भी कहा है कि आधिपत्य की अवधारणा के आधार पर समाज के कुछ लोग आधिपत्य करना चाहते हैं, गरीब जनता पर या कमजोर व्यक्तियों पर, कमजोर वर्ग पर। तो इस तरह से तीन चार थिंकर ऐसे हैं जो उसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग विचारधारा में प्रस्तुत करते हैं। ये कार्ल मार्क्स इसी यूटोपिया को कार्ल मार्क्स ने मिथ्या चेतना कहा है। एक प्रकार की मिथ्या चेतना है, ये फालतू की भ्रामक तर्क है, क्योंकि वो केवल इसी कल्पना लोक में रहते हैं कि एक दिन सुख आएगा, एक दिन हम सुखी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज जो मेहनत से कमाएगा, आज जो अपना मेहनत करेगा वही सुखी होगा। एक दिन आएगा, इसके बारे में, यूटोपिया के बारे में नहीं सोचना। समझ में आई बात? अब आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। मैंने जो एक्सप्लेन किया है कि आइडियोलॉजी किसे कहते हैं एंड यूटोपिया किसे कहते हैं। तो कार्ल मैनीम की ये जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, इसके आधार पर उन्होंने समाज को दो विचारधाराओं के रूप में जीते हुए देखा है। आगे देखते हैं कि ज्ञान के समाज और विज्ञान की नींव रखी है। उन्होंने उसे लिखा है कि विचारधाराएं वे मानसिक कल्पनाएं हैं जो किसी विशेष समाज की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए काम में आती है। ये विचारधारा क्या होती है? वास्तविक स्थिति को छिपाया जाता है। इसके विपरीत आदर्श व इच्छित स्वप्न है जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। मैनहीम ने यथास्थितिवाद और यथास्थिति विरोधी विचारधाराओं को महत्वपूर्ण भेद दिया है। यानी देखिए, जो पहला यूटोपिया है वो यथास्थितिवाद, वो चाहता है कि स्थिति ऐसी ही बनी रहे। यूटोपिया इज है, वो क्या चाहता है? यूटोपियन लोग क्या चाहते हैं कि उनकी समाज की स्थिति ऐसी ही बनी रहे जिससे कि वो उसके ऊपर आधिपत्य कर सके। किसके ऊपर? गरीब, कमजोर वर्गों पर, निम्न वर्गों पर वो आधिपत्य कर सके। इसलिए ये स्थिति ऐसी बनी रहे। यथा स्थिति विरोधी विचारधारा, यूटोपिया जो है वो यथा स्थिति विरोधी विचारधारा है। वो चाहते नहीं भविष्य में हम लोगों के पास सुख आएगा, हम भी सुखी होंगे, हमारी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। ये विरोधी विचारधारा है। अब आइए देखते हैं। मैनहीम तत्कालीन नव मार्क्सवादी विचारक जॉर्ज लुकास की आरंभिक सौंदर्य शास्त्रीय रचना से बहुत प्रभावित थे, परंतु उन्होंने लुकास के मार्क्सवादी ढांचे को अपने ढंग से बदल दिया है। लुकास के जो मार्क्सवादी ढांचा था उन्होंने बदलकर आइडियोलॉजी ने यूटोपिया कर दिया। मैनहीम ने मार्क्सवादी ढांचे से अलग हटकर एक विचारधारा दिया और सत्य है, मनुष्य का ज्ञान उसके सामाजिक अस्तित्व पर आधारित है। जो मनुष्य का जो ज्ञान है उसके समाज की जो स्थिति है उस पर आधारित है। ये बात सच है। जैसे बड़े लोग होते हैं या समाज के जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि अरे हमको और आगे उन्नति करना है, और आगे उन्नति करना है, या हमें अपने से निम्न वर्ग को दबा कर रखना है। उनकी आइडियोलॉजी ये होती है। जबकि जो निम्न वर्गों की आइडियोलॉजी होती है कि हमको आगे बढ़ना है, हम भी कुछ जो भी स्थिति है उससे ऊंचा उठें, ये कोशिश करते हैं। परंतु उनकी आइडियोलॉजी ये होती है कि हमको भगवान चाहेंगे तो मेरे साथ ऐसा होगा, भगवान चाहेंगे तो हम आगे चलकर सुख पाएंगे, मेरे बच्चे करेंगे, चलो आज हम नहीं कर सके तो मेरे बच्चे। तो ये उन लोगों की आइडियोलॉजी होती है। आपको समझ में आ गई होगी। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1939 में कार्ल मैनहीम ने लिखा था। मैनहीम के अनुसार केवल बुद्धिजीवी ही इस बात को स्पष्ट अनुभव करने में समर्थ है कि मनुष्य का चिंतन उनकी सामाजिक संरचनाओं, प्रथाओं और आशाओं से किस तरह प्रभावित होती है। वे इस ज्ञान को अपने मस्तिष्क की छलनी से छानकर इस प्रभाव को अलग करने और सच्चे ज्ञान का पता लगाने पर बल देते हैं। मैनहीम के ज्ञान के समाज विज्ञान के अनुसार ज्ञान दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 आइडियोलॉजी। कार्ल मैनहीम ने बताया है व्हाट इज दिस आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मीन्स एक विचारधारा है, एक ऐसी मिथ्या चेतना है जिसको कार्ल मैनहीम ने मिथ्या चेतना, कार्ल मैनहीम ने, मार्क्स ने मिथ्या चेतना कहा, आइडियोलॉजी कहा है। अब आइए देखते हैं व्हाट इज दिस आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किसे कहा है? एक ऐसी मिथ्या चेतना है जो वर्तमान व्यवस्था को उचित ठहराते हुए उसे अक्षुण्ण करने की प्रेरणा देती है। इसका उल्लेख मैनहीम की पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में है। इसमें बताया गया है कि सामाजिक समूह के विचार का गठन उनकी सामाजिक स्थिति के संदर्भ में होता है। अब उदाहरण देते हैं, आइए देखते हैं उदाहरण में क्या बताया गया है। कि बताया गया कि सर्वहारा वर्ग की मान्यता का उत्पादन के साधनों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही सामाजिक वर्ग स्थान पीढ़ी को ज्ञान का सबसे बड़ा निर्धारक माना गया है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि विभिन्न दृष्टिकोणों की मान्यता ज्ञान के अमूर्त और खंडित सिद्धांत के लिए मनमानी प्रतीत होती है। अब आइए देखते हैं अगला जो है विचारधारा, उसे कहते हैं कल्पना लोक। व्हाट इज दिस यूटोपिया? व्हाट इज दिस यूटोपिया? यूटोपिया क्या है? एक ऐसा मिथ्या ज्ञान है जो वर्तमान व्यवस्था को असहाय मानते हुए उसे बदलने की प्रेरणा देता है और ऐसे काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिनमें यथार्थ के धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। इसी विचारधारा को देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग विभाजित समाज के संदर्भ में विचारधारा की परिभाषा मिथ्या चेतना के रूप में दी है। भावी समाज का चित्रण वर्ग विहीन समाज के रूप में किया है। मैनहीम ने मार्क्स के विश्लेषणात्मक ढांचे को साधारणीकरण वर्ग विहीन समाज के सिद्धांत को कल्पना लोक से जुड़े हुए मिथ्या चेतना की श्रेणी में रखा है। अब आइए देखते हैं कार्ल मैनहीम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। कार्ल मैनहीम के अनुसार समकालीन समाज में संस्कृति के लोकतांत्रिकरण के कारण व्यक्ति और समाज दोनों आकस्मिक और आमूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। सर्वाधिकारवाद के बढ़ते खतरे के सामने लोकतंत्र की भावना को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक नियोजन और समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुप्रमाणित शिक्षा जरूरी है। ऐसी शिक्षा वर्तमान भेदभाव को मिटाने में सहायक होगी, समाज को सभी दिशा की ओर ले जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जो समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अनुप्रमाणित शिक्षा जरूरी है, ऐसी शिक्षा जो कि समाज में भेदभाव को मिटा देगी और मिटाने में सहायक भी होगी और ये सही दिशा में ले भी जाएगी सर्वहारा को। सर्वाधिकारवाद के बढ़ते खतरे मतलब कुछ लोग जो होते हैं समाज में पूरी तरह से अपना अधिकार समझते हैं कि समाज में वही होगा जो हम चाहेंगे, वही होगा, वही लोग ऐसा करेंगे जितना कि हम चाहेंगे। तो इस तरह से वो समाज को एक समाज के लिए वो यही समाज के लोग यही विचारधारा रखते हैं। समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित अनुसंधानकर्ता और बुद्धिजीवी अपने विरोधियों से संवाद स्थापित करके ये पता लगाते हैं कि इन दोनों विचार में कौन कौन से तत्व सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होने के कारण मिथ्या का अंग है। इस मिथ्या ज्ञान को परे करके वे ऐसी ज्ञान राशि प्रस्तुत करते हैं कि जो सब प्रकार के पूर्वाग्रह और पक्षपात से मुक्त होगी। इस तरह ऐसा सत्य ज्ञान सामने आएगा जिस पर समस्त समुदायों का बुद्धिजीवी वर्ग समान रूप से विश्वास कर सकेगा। मैनहीम के अनुसार इन बुद्धिजीवियों से ऐसे विशिष्ट वर्ग की रचना होगी लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत जनसाधारण को नेतृत्व प्रदान करेगा और संपूर्ण समाज के लिए नीति निर्माण करेगा। इस प्रकार मैनहीम ने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में लोकतंत्रीय विशिष्ट वर्ग का एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया है। मैनहीम ने इस तरह से प्रस्तुत किया है। अब आप देखिए कि मैनहीम की कुछ कृतियां हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग यानी सोचने की एक संरचना नहीं, हम लोग जो सोचते हैं मस्तिष्क में, जिस तरह से कि आप देखें कि लेवी स्ट्रास को संरचनावाद का जनक माना जाता है, लेकिन लेवी स्ट्रास ये कहते हैं कि जो संरचना होती है वो हमारे मस्तिष्क में बनती है और ये बात सही भी है। आप लेवी स्ट्रास के विचारधारा को अगर आप गंभीरता से अगर लेते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो मस्तिष्क है
उसमें ही संरचना बनती है, क्योंकि वो संरचना अमूर्त होती है। तो आप देखें कि जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि तो हमारी जन्म के जो भाई बहन होते हैं, हम जैसे क्रॉस कजिन मैरिज, लेवी स्ट्रास ने बताया कि क्रॉस कजिन मैरिज में ये होता है कि जो हमारे जन्म के भाई बहन होते हैं हम उनसे विवाह नहीं करते हैं। हम अपने चाचा, मामा, फूफा, बुआ, इन सब के, मौसी, इन सब के भाई बहनों से विवाह हो सकता है। बट जो हमारे सपिंडी हैं, मतलब जिस पिंड से हम उत्पन्न हुए हैं, उस पिंड के भाई बहनों से विवाह नहीं कर सकते हैं। ये संरचना कहाँ बनी हुई? ये तो कोई लिखित रूप से नहीं है, ना किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो एक आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी, ये जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये हमारे मस्तिष्क में बनी हुई है, ऐसा लेवी स्ट्रास ने कहा है। अब आपको समझ में आ गया है यहाँ पर दो बातें, कि लेवी स्ट्रास के अनुसार संरचनाएं अमूर्त होती हैं, वो संरचनाएं जो है मस्तिष्क में बनती हैं, और संरचनाएं जो मस्तिष्क में बनती हैं उन्हीं संरचना के आधार पर हम कार्य भी करते हैं। इसी को कालमैनियम ने आइडियोलॉजी भी कहा है और यूटोपिया भी कहा है। और इन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, हमारा जो सोचने की, जो थिंकिंग करने की जो स्ट्रक्चर है, इसी को इन्होंने एक बुक में लिख दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग। उनकी बुक कितनी आई, कब आई है? 1922 में। कंजर्वेटिव एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑफ नॉलेज 1925 में। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929 में। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एजुकेशन, यानी सोसाइटी एज अ पॉलिटिक्स एजुकेशन 1930 में। मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1935 में। फ्रॉम कालमैनियम 1993 में। यहाँ देखिए कुछ क्रोनोलॉजी गलत हो गया होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। इस तरह से कालमैनियम की जो कालमैनियम के बारे में जो कुछ भी हो सका मैं लाई हूँ आपके वीडियो में, सब कुछ प्रस्तुत कर दी हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। आप इसमें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बुक्स याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बुक्स अगर समाजशास्त्र में आपको नहीं याद होगी तो आपके थॉट्स और कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते जितना कि बुक्स पूछी जाती है। इसलिए आप बुक्स, कॉन्सेप्ट और उनके दिए गए जो थॉट्स हैं उन सबको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, तो आपका इजी हो जाएगा एग्ज़ाम में। आपका सुनिश्चित हो जाएगा, आपके लिए एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स याद कर लेते हैं या कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में संरचना में बन जाती है कि ये इसकी बुक है, और इस तरह से आप सही टिक करके आते हैं। अब आपने इतनी देर मेरे चैनल पर आप इतनी देर मेरे चैनल पे आए और इतनी देर तक मेरे लेक्चर को सुना, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट कैसा लगता है? कंटेंट के साथ में आप लोगों को जो मैं थ्योरी लाती हूँ या बुक्स लाती हूँ कैसा लगता है, ये आप बताइएगा। कैसा आपके लिए ये है वीडियो, कितना हेल्पफुल है, इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। मेरा कंटेंट कैसा लगा इसके लिए कमेंट भी करिएगा। अब आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।